हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के सेशन में करने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैट्रिक्स को अच्छे से करने के बाद बोर्ड एग्जाम का आपका एक भी क्वेश्चन मैट्रिक्स से अगर आता है, चाहे वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या फिर 5 नंबर का हो, आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरे सेशन को एंजॉय कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। तो आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स पे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने वाले हैं, फिर प्रॉपर्टीज करेंगे इसके, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे कि 2 मैट्रिक्स रहेगा और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। फिर आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसको ट्रांसपोज कैसे करना है। और उसके बाद आएगा साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कभी कभी 2 नंबर का भी पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स है और उसको आप 2 मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख दीजिए, यानी कि एक होना चाहिए उसमें साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक होना चाहिए एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो भी क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि जो मैट्रिसेस पर क्वेश्चन रहेंगे उसको भी करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स के डिफिनीशन को जानने से पहले हम 2 टर्म को जानेंगे, जिसका पहला का नाम है रो और दूसरे का नाम है कॉलम। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, रो कहने वाले हैं। और जो वर्टिकल लाइन रहेगा ना, उसको हम कॉलम कहेंगे। ओके, वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, रो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम गिनती करें, यहाँ पे काउंटिंग करें, तो यहाँ ऊपर से हम गिनेंगे नीचे की ओर, तो इसको हम कहेंगे कि देखो जी, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। उसी प्रकार से जब आप कॉलम की गिनती शुरू करेंगे तो यहाँ से करेंगे कि देखो जी, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है एंड ये कॉलम नंबर 3 है। ओके, तो इस प्रकार से काउंटिंग करना है। जब भी रो और कॉलम को जब आप गिनती करोगे, काउंटिंग करोगे, तो जब रो गिनोगे तो ऊपर से नीचे की ओर जाओगे और जब कॉलम गिनोगे तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाओगे। ओके, अब क्या है कि इस पर ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम नंबर को रख देते हैं, जैसे कि देखो ऐसा, यहाँ पे 2 3 4 है, 5 6 7 है, 8 9 10 है। तो अगर हम आपसे ये बोले कि बाबू हमें ये बता दो ना कि सेकंड रो का एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो सेकंड रो के कहोगे सर ये तो भाई 5 6 7 हो जाएगा। अगर हम कह देंगे कि थर्ड रो का ना, आप कौन थर्ड रो का एलिमेंट बता दो, तो कहोगे सर 8 9 10 हो जाएगा। हम कहेंगे कि फर्स्ट रो का एलिमेंट बताओ जी, तो बताओगे 2 3 4 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से इस कॉलम वाले पर ना अगर हम नंबर रखते हैं तो क्या बोलेंगे हम, देखो कि भाई यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही बात अब हम बोलेंगे कि बाबू हमें कॉलम नंबर 2 का ना एलिमेंट बता दो, तो कहोगे सर बिल्कुल बताएंगे 4 5 6 हो जाएगा, है ना। कहेंगे कि थर्ड कॉलम का बता दो अपने को, तो 7 8 9 हो जाएगा। ओके, तो ये कॉलम होता है और ये रो होता है। अब इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स यानी इसका हिंदी जो होता है ना, वो आव्यूह हम कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स जो है ना, वो एक तरह का अरेंजमेंट है ना। वो क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है। लेकिन किसका वो अरेंजमेंट है, तो कोई नंबर ले लीजिए उसका अरेंजमेंट है ना, कोई एक्सप्रेशन ले लीजिए उसका अरेंजमेंट है, कोई इमेजिनरी नंबर ले लीजिए उसका अरेंजमेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए उसका अरेंजमेंट है ना। तो यानी कि वो नंबर का क्या चाहिए, वो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। लेकिन अरेंजमेंट जो होगा उसमें भी एक कंडीशन है कि अरेंजमेंट कैसा होगा भाई, तो अरेंजमेंट जो होगा वो रो और कॉलम में होगा, है ना। मैट्रिक्स क्या कहता है कि रो और कॉलम में अगर नंबर को तुम अरेंज करते हो ना एक सैंबल को दे करके, तो उसको हम क्या बोल लेंगे कि ये चीज मैट्रिक्स है। देखो कैसे, तो पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर सैंबल क्या होता है जी मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के जो सैंबल है वो 3 तरह के हैं। वो कैसे कैसे सैंबल है, देखो, एक तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर सैंबल, देखो जी, ये देखो, ये है मैट्रिक्स का सैंबल। एक मैट्रिक्स का सैंबल ऐसा है एंड एक मैट्रिक्स का सैंबल कुछ ऐसा है। देखो, यही 3 सैंबल है और इसी तीनों सैंपल के जो अंदर है ना वो नंबर रहेंगे रो और कॉलम में, जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके,
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये नंबर को अरेंज कर रहा है, अब वो भी रो और कॉलम में। तो अगर हम कहेंगे कि बाबू फर्स्ट रो कौन होगा जी, ठीक है, तो रो का आप जानते हो ना कि रो का क्या होता है स्पेलिंग जी, तो ROW था। ROW में R जो है ना वो फर्स्ट होता है, तो इसीलिए हम रो को दिखाने के लिए R1 कर देते हैं और इसको हम ऑटो करते हैं। अगर हम कॉलम गिनेंगे इसी में कॉलम, यानी कि जो वर्टिकल लाइन में रहेगा उसको हम बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो। ओके, तो इसमें भी अगर नंबर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स है, इसमें भी अगर नंबर रहेगा तो क्या बोलेंगे मैट्रिक्स है। तो देखो रो और कॉलम में ऐसा भी हो सकता है ना मैट्रिक्स, देखो जी 2 3 4, तो कहोगे सर इसमें कैसे होगा, ये तो ऐसा नहीं लग रहा है देखने में, तो भाई है ऐसा। देखो अगर आप ऐसे से गिनोगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसको आप क्या बोल लोगे R1, इसको क्या बोलोगे R2, इसको क्या बोलोगे R3। अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही कॉलम होगा, है ना। अगर हम ऐसा लिखें कि 2 और इसको मैट्रिक्स के सैम्बल में रख दिए, तो इसमें कितने कॉलम कितने रो हो जाएंगे, तो देखो इसको हम बोलेंगे कि R1 और इसको क्या बोलेंगे C1, तो देखो R1 C1 हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम रो और कॉलम को तो भाई देख सकते हैं ना, ठीक है, बताओ हो गया क्लियर। तो चलो रो और कॉलम समझ गए। तो अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या, मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ना आपको लिख करके दे देगा, अब बोलेगा ना कि इसका ऑर्डर बताइए, इसका क्या बताइए जी, तो ऑर्डर बताइए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा एक बात और कि मैट्रिक्स को ना जब भी जैसे कि मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 3 4 5 6 7, ओके, तो इसको ना हम एक अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं कि जैसे कि देखो ये ए हो गया, ए, इसको हम बी भी बोल सकते हैं, इसको सी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है वही क्या करता है मैट्रिक्स को दिखाता है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि इस नंबर को अरेंज कर रहा है रो और कॉलम में। ओके चलो, तभी फिलहाल क्या करते हैं हम मान लेते हैं कुछ कि लेट ए बराबर, इसी को ले लो ना, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ है। ओके, अब हम चाहते हैं क्या कि इसमें ना आप हमें ऑर्डर बताइए, यानी कि जो मैट्रिक्स ए लिखे हैं उस मैट्रिक्स ए का आप हमें ऑर्डर बता दीजिए। तो ऑर्डर बताने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको ना रो की जो संख्या गिनना पड़ेगा अपने को, कॉलम की संख्या को काउंट करना पड़ेगा। तो रो का जो संख्या है वो कितना है इसमें, तो कहोगे सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा ना उसको, तो यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकते हैं, 2 देखो, तो इसको आप क्या कहोगे, ये R1 हो गया सर और ये R2 हो गया। अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कहोगे सर यहाँ पर एक कॉलम तो ऐसा बनेगा, दूसरा कॉलम ऐसा बनेगा एंड थर्ड कॉलम जो है वो ऐसा बनेगा। ओके, C1 C2 क्या हो गया, C3, इधर R1 R2 हो गया। तो अब कहोगे सर कि रो और कॉलम तो हमें पता है, अब ऑर्डर हमें बताइए ना सर। ठीक है, तो भाई ऑर्डर बता देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप लोग खुद बताओगे ऑर्डर क्या होगा जो, तो हम ये कहेंगे कि बच्चा लोग आप ऐसा करो ना कि रो की संख्या गिनो इसमें। तो कहोगे सर रो की संख्या तो गिना हुआ है ना सर, 1 2, ठीक है, हम बोलेंगे लिख लो भाई, ठीक है लिख लो, ठीक है। अब कहेंगे सब बहुत बच्चा लोग कॉलम की संख्या गिनो, तो 1 2 3 गिन लिए। अब कहेंगे बच्चा लोग बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे दो, तो 2 गुना क्या हो गया 3, लेकिन इसको हम 2 गुना 3 नहीं बोलेंगे, है ना, कि 2 मल्टीप्लिकेशन 3 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 2 बाई 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे जी, तो 2 बाई 3। यही यहाँ पर ऑर्डर हो गया, यही क्या हो गया ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 बाई 3, क्या हुआ जी, तो 2 बाई 3 हो गया। क्लियर, चलो तो 2 बाई 3। अच्छा आप ये बताओ कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी कितना पूरा काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे 6 एलिमेंट हो गया है। अब ऑर्डर पे जरा ध्यान दो कि 2 बाई क्या है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 6, यानी कि यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा ना वही दोनों नंबर का अगर आप गुना कर देते हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को बताएगा कि हाँ उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। ओके, तो अगर हम आपसे ये कहेंगे कि बाबू कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर ना 3/5 है, क्या 3/5 है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो तो इस ऑर्डर में पहले क्या था, ये जो है वो रो की संख्या और ये क्या है कॉलम की संख्या, यानी कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ होगा जिसमें रो कितना हो गया होगा जी 3 एंड कॉलम कितना हुआ होगा 5। तो अगर हम कहेंगे कि बाबू बी अगर 3/5 का कोई मैट्रिक्स है तो बी में एलिमेंट कितने होंगे, तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल ईजी है सर, ये ना 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 आ गया सर, यानी कि इस बी वाला मैट्रिक्स में ना 15 एलिमेंट है सर, जिसमें 3 जो है रो है और 5 कॉलम है सर। ओके, तो ऑर्डर समझ में आ गया आपको, आगे ना ऑर्डर समझ में, ठीक है चलो ऑर्डर समझ में आ गया। जब ऑर्डर समझ में आ गया ना तो एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 से 2 सवाल रहता ही रहता है, तो देखेंगे। हाँ, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स रहेगा और उसके हम देखेंगे बराबर कर रहे हैं, मैट्रिक्स को ना बराबर करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं और उन दोनों को बराबर दिखाते हैं। तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम बराबर कब बोलेंगे, सुनो, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए और यहाँ पर लेते हैं कोई मैट्रिक्स बी और इसको हमें बराबर बोलना है ना, इसको हमें क्या बोलना है, बराबर बोलना है। तो इसको हमें बराबर हम तभी बोल सकते हैं जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर समान हो जाए, ठीक है। यानी कि देखो जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, पहला चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। ओके, कि ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर का दोनों मिलकर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। यानी कि 2 मैट्रिक्स लिए यहाँ पर हम ए और बी और दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, बराबर। तो बराबर हम कब बोल देंगे, तो पहला बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बराबर, देख लीजिए कि दोनों का ऑर्डर बराबर है कि नहीं है। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों को दोनों इक्वल है, बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं और उसको यहाँ पर हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम आपसे ये बोले कि देखो जी बोर्ड एग्जाम में ऐसे रहता है क्वेश्चन, ये x है 2 है 3 है 4 है ऐसा, और यहाँ पर b दे दिया है 4 दे दिया है 2 दे दिया है 3 दे दिया बट y दे दिया, ऐसा कुछ। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा जो देखोगे कि कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है। अच्छा, इसका हम ऑर्डर आपसे पूछे, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या पता होगा सर, इसमें रो की संख्या दे रहा, देखो जी, तो 1 2 कितना है 2 है, कॉलम कितना है 1 2, तो यानी कि ऐसे 2/2 का ये मैट्रिक्स ए है ना, यहीं पे लिखते हैं इसको ऑर्डर को। यहाँ पर भी देखेंगे तो आर कितना हो गया 2 और कॉलम कितना हो गया 2, यानी 2/2 का ए भी है। तो हम यहाँ पर क्या बोले थे कि ए और बी बराबर होगा, लेकिन कब बराबर होगा, जब ऑर्डर का ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर हम कहते हैं कि ए और बी बराबर है, आपसे बोल देते हैं कि देखो जी ए और बी क्या है, बराबर है। जब ए और बी बराबर है तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, जो कि ऑर्डर सेम है यहाँ पर, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में ये आपको आना चाहिए कि अगर x देखेंगे x, तो x का होगा सर कि ये तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है
हम अगर ये पूछें आपको कि x जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, तो कहोगे सर पहला रो का और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो कहेंगे कि इसमें पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट कौन होगा, तो कहोगे सर ये तो 4 है ना, ये क्या है जी 4। तो क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि दोनों का जो पोजीशन है ना वो सेम होना चाहिए और सेम पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे x है और यहाँ पर कितना है 4 है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर। लेकिन कब होगा बराबर, जब a और b बराबर होगा तब। तो यहाँ पर हम बोले हैं कि a बराबर b है और जब a बराबर b है तो आप x और y का वैल्यू बताइए। तो आप जान ही रहे हो कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेगा, यानी ये इसका स्थान वाला रहेगा। देखो ये दोनों बराबर है, ये देखो यहाँ पे बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 4 एंड y का वैल्यू कितना आ गया 4। x का भी कितना है जी 4, y का भी कितना आ गया 4। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। चलो इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में ना 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ना, कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स रहेगा या फिर 3 मैट्रिक्स रहेगा और उसको ना आपको ऐड करने बोलेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए देखो, जैसे कि फिलहाल अभी हम कहते हैं लेट a बराबर 2 3 4 5 ले रहे हैं, ओके, और b बराबर यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4, ओके। ये 2 मैट्रिक्स है ना। इसका ऑर्डर अगर पूछेंगे तो भाई 2/2, इसका ऑर्डर है तो कितना सर 2/2। अब हम आपसे ये कहते हैं कि a प्लस b करके बताओ, a प्लस b, यानी कि a मैट्रिक्स को और b मैट्रिक्स को दोनों को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए क्या क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहोगे हाँ सर ऑर्डर तो क्या है जी सेम है सर, ऑर्डर क्या हो गया सेम। जब ऑर्डर सेम हो जाएगा ना तब बाकी कुछ नहीं देखना आपको, बस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो उसको ऐड कर दीजिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर देखो कि 2 3 4 5, ओके, ऐसा कर देंगे। अब प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जी ऐड कर दो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा जी 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा जी 5, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा जी 7, 5 + 4 कितना हो जाएगा जी 9। यानी कि a + b करने पर यानी कि कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो क्या कि इसमें भी ऑर्डर क्या है जी, ऑर्डर 2/2 का है, यानी ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, और जो रिजल्ट आया उसका भी ऑर्डर कितना होगा 2/2 का। तो एडिशन समझ में आ गया आपको। अगर ये 2/2 का है तब, अगर ऐसा हो तब देखो जरा कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जरा समझ में आ जाएगा। देखो जरा, तो अभी हम यहाँ पर a कुछ ऐसा लेते हैं, देखो 1 2 3, ओके, और b यहाँ पर लेते हैं 2 4 5, ओके, और यहाँ पर हम कहेंगे कि a + b करके बताओ बाबू। तो a + b करके निकालने के लिए तो हमें सर बताए थे कि a + b जब करना रहेगा ना तो a का ऑर्डर और b का ऑर्डर सर समान होना चाहिए, ठीक है। तो सर a का जो ऑर्डर है ना, a का जो ऑर्डर है वो कितना है, तब भाई रो ऑर्डर निकालना ना, तब पहले रो गिन लो फिर कॉलम गिन लेना है। तो रो कितना हो जाएगा 1 2 3 रो हो गया। कॉलम देखना है तो सर यहाँ पे तो एक ही ना कॉलम होगा, ठीक है। इसमें अगर ऑर्डर निकालना है तो पहले रो काउंटिंग कर लेते हैं सर, फिर कॉलम कर लेते हैं। तो रो कितना हो जाएगा जी 1, कॉलम कितना हो जाएगा जी 3। तो कहोगे सर यहाँ पे हमको मूर्ख बना रहा है, यानी कि a का ऑर्डर 3/1 है और b का जो है 1/3 है।
तो 1/3 1/3 सर ये तो बराबर नहीं ना सर ऑर्डर तो कहेगा नहीं सर तो गुना करेंगे तो 3 ना आएगा। तो बाबू गुना नहीं करना है, यहाँ पे ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो यानी कि 3/1 है तो ये भी 3/1 का होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये 3/1 का है बट ये 1/3 का हो गया, मतलब इसको हम ऐड नहीं कर सकते सर, है ना। यानी कि a + b जो है यहाँ पर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके, ऐड नहीं होगा। हाँ, तो अगर हम b को ऐसा कर दें तो b को अगर हम ऐसा करते हैं, देखो 4 5 6 ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा सर, इसमें जो है ना 3/1 का ऑर्डर बनेगा। अब देखो दोनों का ऑर्डर क्या हुआ, सेम हो गया। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ऐसा लिखेंगे, ओके। अब प्लस में 4 5 6 ऐसा लिख देंगे। अब कर लो भाई दोनों को ऐड, तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना 5, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 3 + 6 कितना हो जाएगा जी, तो 9। देखो तो a + b निकल चुका है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें हम एक मैट्रिक्स और ऐड कर देंगे c को, तो और c कुछ ऐसा रहेगा 7 8 9, तो कोई बात नहीं है ना, सबको हम ऐड कर लेंगे ऐसे ऐसे करते हुए, हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो चुका होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि दो मैट्रिक्स दे देगा और दोनों को हम घटाएंगे कैसे, तो जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही घटाएंगे। सपोज करो कैसा कि हम यहाँ पे ऐसा तुम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे माइनस करना है, ओके, माइनस करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना, वैसे ही आप क्या करेंगे, माइनस करने वाले, ओके। क्या करेंगे यहाँ पे जी, माइनस करेंगे। देखो तो a - b करते हैं, तो a - b जब करेंगे तो 1 - 4 कितना हो जाएगा बाबू, बता दो। तो क्या होगा सर, ये तो -3 हो जाएगा। 2 - 5 -3, 3 - 6 कितना, -3 हो गया। चलो, तो क्या होगा सर, ये माइनस को बाहर हम निकाल सकते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे प्रॉपर्टी में, तब करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, ओके। चलो, तो बिल्कुल, तो अब इसके बाद जो है आप लोग को शुरू होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले ना एक चीज छूट गया है बीच में, उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो एक चीज होता है यहाँ पर क्या कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट, देखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, है ना। इसमें जो बहुत सारे मैट्रिक्स में जो बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे ना, तो उस एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे होगा, कैसे उसको दिखाएंगे, वो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। देखो जी, तो पोजीशन के लिए, एलिमेंट के पोजीशन के लिए कौन रहेगा, तो रो और कॉलम रहने वाला है, ओके। एलिमेंट के पोजीशन के लिए कौन रहेगा, तो रो और कॉलम रहेगा। मतलब कि एलिमेंट को हम ये बताएंगे कि किस रो में किस कॉलम में वो है, और उसको हम डिनोट करने का एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। देखो, तो अगर कोई यहाँ पर मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, ओके। ए क्या होगा, ए होगा स्मॉल ए और उसके बाद आई और जे नीचे में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये सारा एलिमेंट है ना, यानी कि जनरल फॉर्म में है ये, ओके। ये जो एलिमेंट है वो कैसा है, तो जनरल फॉर्म में है कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 का हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, वो सारा एलिमेंट इसी में आएगा, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो देखो ये बताया ना कि ये एक तो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में अगर हम कहेंगे कि सर ये वाला एलिमेंट को हमें दिखाना है 5 को, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे इसको A22। तो कहोगे सर ऐसे कैसे लिख देंगे आप, A22 लिख दिए। तो हम कहेंगे कि बउआ ये बताओ कि जो 5 है ना वो किस रो का एलिमेंट है। तो कहोगे सर ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है। तो पहले हम क्या लिख दिए, रो लिख दिए, यानी पहले क्या आएगा, रो की संख्या आएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि कॉलम किस कॉलम में, तो कहोगे 1 और 2, कॉलम कितना है 2, यानी जो बाद वाला आएगा वो क्या जाएगा, कॉलम की संख्या। कहने का मतलब कि ये मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट है तो ये आई क्या बताएगा, ये आई बताएगा रो की संख्या बताएगा कि ये देखिए 8 रो का वो है, और जे क्या बताएगा, तो कॉलम बताएगा, ठीक ना, यानी कि सी कॉलम का।
है ना, सी कॉलम का रहेगा। अब इसमें 1 2 3 आ जाएगा, 4 यहाँ पर भी 1 2 3 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम आपसे ये पूछिए कि इस मैट्रिक्स को तुम देखो, अब मैट्रिक्स को देख करके ना हमें ये बता दो कि 3 2 का कौन सा एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स में तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो कहोगे सर तीसरा रो तो ये हो गया और कॉलम दूसरा तो 1 2, यानी कौन सा हो गया जी, तो 8 है ना। ये क्या आ गया, 8 आ गया। अगर हम आपसे ये कहें कि हमें A5 1 बताओ, ठीक ना, तो कहो सर पांचवा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, तो पांचवा रो में तो इसमें है ही नहीं है, तो ये एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके। अगर हम ये पूछिए आपसे कि बाबू हमें 2 1 बता दो, तो कहोगे सर 2 1 यानी कि सेकंड रो होगा और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन है सर, ये फर्स्ट रो हो गया सर, ये सेकंड रो हो गया। अब सेकंड कॉलम सॉरी पहला कॉलम कौन सा होगा सर, तो ये 4 वाला एलिमेंट है, यानी कि A21 क्या हो गया, 4। क्लियर है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। अब वो कैसे क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, जो देखोगे यहाँ पे देखो ऐसा कहेगा, दिया रहेगा यहाँ पर क्या कि AIJ बराबर I प्लस J डिवाइड बाई 2। ओके, AIJ बराबर I प्लस J डिवाइड बाई 2, ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो कहेगा क्या कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो 2 बाई 2 का हो। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लिखिए जो 2 बाई 2 का हो। ओके, तब बताओ कि जब 2 बाई 2 का कोई एलिमेंट लिखना चाहेंगे हम, तो 2 बाई 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। तो हम बताए थे ना कि ऑर्डर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, तो उसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर 2 बाई 2 का अगर हम बोल रहे हैं तो 2 × 2 करो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट रहेंगे, जिसमें 2 को क्या रहेगा जी, रो रहेगा, और 2 क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। 2 रो रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 रो कैसा रहेगा, ऐसा, और 2 कॉलम कैसा रहेगा, ऐसा। यानी कि ये जो एलिमेंट होगा वो कौन सा, तो कहोगे सर इस पर कोई भी एलिमेंट आप लिखिए लेकिन वो पहला रो का होगा और पहला कॉलम का होगा। तो कहोगे बिल्कुल सर राइट है ये। तो इसमें हम कहेंगे कि पहला रो का होगा और दूसरा कॉलम का होगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का होगा, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। ओके, तो AIJ बराबर आपको इतना दिया हुआ है, तो सब को निकाल लीजिए, निकाल को यहाँ रख दीजिए। अब निकालेंगे A11। तो जब I और J है तो यहाँ पर IJ कर दिए हैं, यहाँ 1 1 है तो 1 + 1 बाई 2 कर देंगे, और ये 2 बाई 2 कट के कितना आ जाएगा जी, 1। अगर हम A12 निकालते हैं तो I कितना हो गया, 1, ये हुआ ना I हो गया, और ये क्या हो गया जी, J। तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 बाई 2, और हम निकालेंगे A21 यानी कितना हो जाएगा जी, I बोले तो 2 और J बोले तो 1, यानी 2 + 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा, और A22 यानी कि 2 + 2 बाई 2 बराबर 4 बाई 2 बराबर 2 हो गया ऐसा। जब ये सारा एलिमेंट चारों निकल गया है तो इसीलिए हम बोलेंगे ना कि A बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और A12 कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 3 बाई 2, और यहाँ पर 2। देखो तो काफ़ी जल्दी निकाल चुके हैं, है ना। तो 2 नंबर के सवाल में ऐसा आ सकता है, या फिर 1 नंबर के सवाल में कि AIJ बराबर इतना दिया हुआ है तो आप 2 बाई 2 का बनाइए। अगर हम कहेंगे कि 3 बाई 3 का बना दीजिए तो कहोगे सर 3 बाई 3 में ना, 3 बाई 3 में 9 एलिमेंट रहेंगे। कैसे रहेगा, 3 रो में रहेगा और 3 कॉलम रहेगा, है ना। यहाँ पर सब करेंगे हम, तो कहेंगे इस एलिमेंट को बताओ जी, तो कहोगे सर ये तो दूसरा रो का है, पहला दूसरा रो का है और तीसरा कॉलम का है, A2 3। तो I का मान 2 और J का मान कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, 5 बाई 2। ठीक है। तो हमारे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो पक्का बना दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। तो देखो जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है जो, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखेंगे क्या है, कैसे है जो। तो पहला मैट्रिक्स हम लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर,
क्या लेंगे हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझने से पहले हम रेक्टेंगल के बारे में समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो कहोगे सर ऐसा ना, देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है कि जिसका कि हर एक कोण जो रहेगा, हर एक एंगल रहेगा वो जो 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आमने सामने की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ओके, और ये सभी के सभी क्या? ऐसा, ठीक है, 90 होता है। तो ये क्या है जी? रेक्टेंगल। इसको आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सैंपल का जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा होता है क्या? तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसमें यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कुछ मैट्रिक्स का शेप बचेगा। अब जानोगे कि जब इसमें एलिमेंट रखना शुरू करोगे तो इधर से एलिमेंट ज़्यादा होगा, इधर से एलिमेंट कम होगा। अगर हम रखते हैं 2 3 4 और यहाँ पर 4 5 6, ओके, तो आप देख रहे हो इसमें कि रेक्टेंगुलर वाला शेप में क्या हुआ कि इधर का संख्या ज़्यादा हो गया, इधर का संख्या कम हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पर रो के बताओगे संख्या, रो का कितना हो जाएगा संख्या? तो कहोगे सर ये तो R1 है और ये R2 है। यहाँ पे कहोगे तो C1 है और ये C2 है और ये C3 है। मतलब कि रो और कॉलम की जो संख्या है वो इक्वल तो नहीं हुआ ना, है ना। तो रेक्टेंगल में भाई दोनों साइड जो है ना वो बराबर होते नहीं है, दोनों साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे? वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, कैसा कहला जाएगा जी? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये लेते हैं सिर्फ हम। तो कहोगे सर रेक्टेंगुलर बनेगा ये, तो इसमें रो की संख्या गिनो, रो की संख्या। तो ये देखो जी R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी कि 3 गो रो हो गया और 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। ये दोनों तो बराबर हो गया जी। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम इसे रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर हम कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेगा, सॉरी बराबर नहीं रहेगा तब। चलो, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है जी? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जानते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स समझने से पहले तुम स्क्वायर को समझो कि स्क्वायर में चारों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात रहेगा कि नंबर ऑफ रो बराबर यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 3 4 5, तो बताओ इसमें रो की संख्या कितना है? तो कहोगे सर कि इसमें तो नंबर ऑफ जो रो है ना वो 2 आ गया है। हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम बता दो बाबू, तो कॉलम भी कहोगे सर 2 है। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गया। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल होता है एक, है ना। एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, वर्टिकल जिसको हिंदी में हम कहते हैं उदग्र आव्यूह। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? वर्टिकल देखो, इस मार्कर को यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब ऐसे खड़े होते क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल बोल रहे हैं। और इसको जब ऐसे रखेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो कोई मैट्रिक्स जिसका शेप कुछ ऐसा दिखे, है ना, ऐसा दिखे, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो वर्टिकल हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा देखो, ये है कि 2 है 3 है 4 है। ओके, तो इसमें आप क्या देख रहे हो जी कि R1 है, R2 है, R3 है और यहाँ पे क्या है जी? C1 है, एक कॉलम है। तो एक कॉलम है और R1 R2 R3 यानी कॉलम रो कितना हो गया? 3, कॉलम कितना है? 1। तब इसका शेप जो है वो वर्टिकल दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ऐसा मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें
नंबर ऑफ रो क्या है, अधिक है किसका, नंबर ऑफ कॉलम के, है ना, कि नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से अगर बड़ा हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। चलो तो अब हम देखेंगे आगे, वर्टिकल तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखिए, देखो ये कैसा है, जो मार्कर अभी हम पकड़े हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली पकड़े हुए हैं, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जो इस शेप का दिखे, है ना, जो हॉरिजॉन्टल शेप का दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ, यहाँ पर ध्यान दो यहाँ से कि 2 3 4 5 ऐसा कोई देते हैं, ओके, तब बताओ इसमें रो कितना हुआ 1, कॉलम कितना हुआ 1 2 3 एंड 4, ऐसा, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या जो है ना वो रो की संख्या से अधिक हो गया है। इन्हें हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या, रोज, है ना, यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, चलो ऐसा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है रो मैट्रिक्स और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो यार समझते दोनों को। एक होता है क्या, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है रो मैट्रिक्स और एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या कहता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है जी कि रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि एक रो, जिसमें क्या होना चाहिए भाई, एक रो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकते हैं क्या, देखो तो जी कि 2 3 4 5, तो इसमें कैसा है, ओनली 1 है ना, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, मतलब एक रो रहना चाहिए। कॉलम कितना हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रो कितना होना चाहिए भाई, एक होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो वही बात हो जाएगा क्या कि इन विच ओनली 1 कॉलम। ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक कॉलम है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और अगर एक रो है तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर है। चलो तो इसका एग्जांपल कैसा हो जाएगा जी, तो देखो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, 2 3 4, देखो ऐसा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, और ऐसा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। तो कहोगे सर रो मैट्रिक्स को हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर में क्या बोला था कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं रहना चाहिए, जो कि है, इसे ही बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, हाँ, और इसको हम हॉरिजॉन्टल ही बोल सकते हैं और इसको हम वर्टिकल ही बोल सकते हैं। क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है भाई सब डायगोनल। ओके, तो डायगोनल में कैसा होगा कि देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। पहला बात तो है ना, पहला क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना, कि दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल हैविंग एलिमेंट्स, मतलब कि सिर्फ डायगोनल जो है ना वही एलिमेंट रखेगा, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो डायगोनल होने के लिए सबसे पहला काम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, है ना, क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल के छोड़ करके, है ना, बाकी सभी एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि 1 है जी, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो पहले हमें ये बताओ बच्चों कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है जो ही बताते हैं। पहले क्या करो आप कि इसका आप ऑर्डर बता दो। तो कहोगे सर ऑर्डर, ये तो काफ़ी इजी है सर, इसमें रो की काउंटिंग करिए सर, 3 को हो जाएगा रो, कॉलम कितना हो जाएगा 3, लीजिए 3/3 का हो गया। तो 3/3 का हो गया, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसका मतलब स्क्वायर तो हो गया। तो डायगोनल तो यही कहता है कि सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि देखो जी डायगोनल का एलिमेंट आप रखो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल के अलावे एक भी एलिमेंट हमको दिखना नहीं चाहिए, वहाँ पर सभी जगह 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स ना। एक चीज होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो लेते हैं यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स, देखो ऐसा कुछ लेते हैं डायगोनल। यहाँ पर है 2 3 4 0 0 0 0 0 0। ये कैसा हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अब स्केलर का क्या की रोल है। देखो स्केलर बोलता है ना कि हम वैसा डायगोनल मैट्रिक्स रहेंगे जिसमें डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा एंड बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो रहेगा ना वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला क्या कि 2 3 4 ये तो आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल होने के लिए 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि देखो ये क्या है जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो दोनों मैट्रिक्स को ना पहले स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अपर में क्या बोलता है ना, अपर में कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में एलिमेंट रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का जो सारा एलिमेंट रहेगा वो 0 हो जाएगा, तो उसे हम कह देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अच्छा देखो 1 2 3 ये ले लिए प्रिंसिपल डायगोनल। अब अपर में क्या हुआ जी, ऊपर, तो यानी ऊपर का जो एलिमेंट है ना उसको आप कुछ भी दे दो, लेकिन नीचे का जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बात करते हैं इसका कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का एलिमेंट होना चाहिए और ऊपर का एलिमेंट 0 होना चाहिए। देखो जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ लेते हैं 4 0 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 0। तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर और इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना, जब उसका एलिमेंट aij रहेगा, लेकिन यहाँ बोलेगा कि aij जो है ना वो 0 रहेगा। aij कौन रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन कब 0 रहेगा, तो आप यहाँ पे देखो i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को देखो, तो इस एलिमेंट को कहोगे कि सर ये तो दूसरा रो का है और पहला कॉलम का है। यानी कि अगर हम कह दें कि 2 ही तो है लेकिन एक से बड़ा है, अब इस एलिमेंट को देखो तो कहोगे सर ये तीसरा रो का है और पहला कॉलम का जो कि बड़ा है। इसको बोलो तो कहोगे सर ये तो तीसरा रो का है और दूसरा
दूसरा कॉलम का है, यानी कि हर केस में जो जीरो हुआ है, जो एलिमेंट जीरो हुआ है वो सभी एलिमेंट में ना रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या से बड़ा है। यानी कह दो कि ए आई जे जीरो होगा जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होगा, आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स कैसे कहेंगे हम, तो ए कोई लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स कहलाएगा जहाँ मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे हो जाएगा एंड यहाँ पर बोलेगा कि ए आई जे जो है वो जीरो होगा, लेकिन कब, जब आई जे से छोटा होगा तब, है ना। वो सभी एलिमेंट जीरो होगा जिसमें आई जो है वो जे से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, लोअर टर्मिनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। चलो अब इसमें एक मैट्रिक्स और बच गया जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर इम्पटी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है जी जीरो मैट्रिक्स, है ना। कैसा पता चल रहा है जी, जीरो मैट्रिक्स, है ना। इसको हम ऐसा ही बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, नल मैट्रिक्स, या फिर बोलते हैं इसे हम ए वॉइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, ए वॉइड, ए वी ओ आई डी, है ना, ए वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको हम। गलती हो गई यहाँ पे, ए वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई कि जीरो, ये नल, ये तो सभी जगह सुने होगे आप, एकदम नल्ला रह गया तुम यार, ठीक है। तो नल्ला कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो खत्म हो चुका है आपका, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका हम देखने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। तो अब मैट्रिक्स के जो है ना प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब सुनो कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का मतलब क्या है। तो आप अलजेब्रा पे एडिशन करते हो ना, तो अगर आप ये 2 + 3 करते हो तो कितना आता है, 5, और अगर 3 + 2 करते हो तब भी क्या आता है, 5। ओके, यानी कि 2 + 3 और 3 + 2 ये दोनों क्या चाहिए जी, इक्वल है ना। अच्छा, इक्वल जो है वो किस कारण से हुआ है, तो कहोगे सर एडिशन के कारण हुआ है। तो यही जो एडिशन होगा ना वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, कि अगर आप a + b करते हो और b + a के भी बराबर होता है तो वहाँ पर जो एडिशन हुआ है ना वो एडिशन कम्यूटेटिव कहलाएगा। क्लियर है। चलो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो हम अलजेब्रा का एडिशन तो नहीं पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कहेगा कि अगर 2 मैट्रिक्स है A और B, तो A + B किए हैं और B + A के बराबर आ गया है, तो यहाँ पर ये जो प्लस है ना, जो एडिशन है वो किसका एडिशन है, तो कहोगे सर मैट्रिक्स का एडिशन है। तो हम कहेंगे तो इसीलिए बच्चा मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव हो जाता है ना, कि A + B करो चाहे B + A करो तो बराबर आएगा। आप ऐसा करना एग्जाम्पल के तौर पे कि कॉपी उठाना और पेन उठाना और उस पर 2 मैट्रिक्स लेना, है ना, और 2 मैट्रिक्स लेना जो कि सेम ऑर्डर का लेना, और उसे क्या करना, दोनों को ऐड करना। एक बार उल्टा करके ऐड करना, मतलब आगे वाले को पीछे करना, पीछे वाले को आगे करना, तो तुम पाओगे क्या कि दोनों जो मैट्रिक्स है ना वो इक्वल आ रहा है, और जब इक्वल आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है। ओके, चलो आगे बढ़ते फिर। तो यहाँ पर तो कम्यूटेटिव की बात हो गई। अब एक बात बोला यहाँ पर क्या, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव को पहले समझते हैं नॉर्मल ढंग से, कि अगर 2 + 3 + 4 हो और इधर 2 + 3 + 4 हो, ओके, इसमें लगाते हैं आगे का 2 ब्रैकेट और इसमें लगाते हैं पीछे में 2 ब्रैकेट, ओके, ऐसा लगाते हैं। तो अब एडिशन करो, तो बोर्ड मास का नियम आप जानते हो कि पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 5 + 4, और इधर कितना हो जाएगा जी, तो 7 + 2। अब यहाँ से भी देख रहे हो कि 9 आ रहा है और यहाँ से भी 9 आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एसोसिएटिव हो गया। अब बताओ कि प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी है जी, यहाँ पे एडिशन है ना, तो हम कहेंगे कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, मैट्रिक्स एडिशन का। तो मैट्रिक्स एडिशन में हम क्या कहेंगे, देखो
मैट्रिक्स एडिशन में क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स एडिशन में ये कहता है कि भाई अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है और सी कोई मैट्रिक्स है और आगे दो में लगाते हैं ब्रैकेट और इधर भी ए है बी है सी है, आप पीछे में लगाते हैं दो ब्रैकेट, तो तुम पाओगे कि ये जो है ना वो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर होगा तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई, इसको याद रखना हमेशा। ये भी आई है बोर्ड एग्जाम में, इससे सवाल आ चुका है पहले भी और अभी भी आ सकता है। क्लियर है, ध्यान में रखना इसको। कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कहोगे सर आप तो मल्टीप्लिकेशन सिखाए ही नहीं है, तो बस इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज के बाद तो मल्टीप्लिकेशन ही सिखाएंगे आप लोगों को। ओके, तो वहाँ से समझ जाएंगे फिर हम। तो कहता है क्या कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, अब उन दोनों को हम करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी बराबर आएगा, है ना, कि a इंटू बी करने पर और b इंटू ए करने पर ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो बराबर ही आएगा। सामान्यतः वो बराबर नहीं होता है, कोई स्पेशल केस में बराबर होता है, लेकिन इन जनरल ये हमेशा बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है, तो इसी कारण से जब a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है, चलो ऐसे कहोगे सर कि 2 इंटू 3 करते हैं और 3 इंटू 2 करते हैं तब तो बराबर होता है। तो अलजेब्रा में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है ना बाबू, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम कम्यूटेटिव कह सकते हैं। बट मैट्रिक्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। नो, इन जनरल क्या होता है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर है, चलो। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एसोसिएटिव होता है ना। ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, आगे में 2 ब्रैकेट लगा हुआ है और इधर भी ए बी सी पीछे में 2 ब्रैकेट लगा हुआ है। तब जब इसको हम हल करेंगे और इसको हल करेंगे तब हम पाएंगे कि दोनों क्या है, बराबर है। और जब बराबर होगा तो यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी के कारण ये काम सारा कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि एसोसिएटिव है। और वहाँ पर क्या चाहिए जी, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, ये हमेशा ये कह रहता है नल मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं जी, तो नल मैट्रिक्स। ओके, तो कहता है क्या कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 देन इफ डज नॉट, तो सॉरी, तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोल रहा है बच्चा लोग कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 नहीं है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आपको पता है ना कि वो सारे मैट्रिक्स का वैसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। देन इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट बी डॉट ए बराबर 0। क्लियर है, क्या बोला कि अगर a इंटू बी बराबर 0 होता है तो b इंटू ए बराबर 0 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कहोगे सर ये तो आप अभी ना बताएं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है। तो a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए सर, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो b इंटू ए इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो सामान्यतः अगर a इंटू बी बराबर 0 हो जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि इफ a इज m बाई n मैट्रिक्स देन क्या होने वाला है, कहता है कि a कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है। मतलब कि a एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ होगा जिसमें m रो होंगे और कॉलम की संख्या कितने होंगे बच्चों, n होंगे। ठीक है, तो हम कर सकते हैं क्या कि आई एम इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा और a इंटू आई एन बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसा समझो ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को
अब मैट्रिक्स के लिए फिलहाल एक मान लो, फिलहाल एक मान लो बस। तो आप जानते हो कि एक को ना किसी भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर मिलता है। जैसे कि 2 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स का एक है, कौन, मैट्रिक्स का 1 कौन है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को तुम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा जी, तो वो सेम मैट्रिक्स तुमको देगा, तो ए हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर हुआ है। अब इसमें एक बात और है कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है जी, तो पहले वाले का कॉलम का संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के अगर बराबर हो जाएगा ना, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, जो कि हम आगे बताएंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम बाई एन हो गया है, ओके। एंड यहाँ पर जो ओ है, यहाँ पर जो ओ है वो क्या कहता है कि ओ बी एन एम बाई एन जीरो मैट्रिक्स। ए कैसा है, एम बाई एन मैट्रिक्स है, ओ भी कैसा है, एम बाई एन मैट्रिक्स है, बट जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। देन क्या कहता है कि ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए बराबर अगर ए आता है, सही बात है कि ये नल मैट्रिक्स है भाई, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो इस ए में ऐड भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, तो चाहे हम ए प्लस ओ कर लें या फिर ओ प्लस ए कर लें, हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे ही ए मिलेगा ना, तो एक नया चीज़ यहाँ पे आपके सामने आएगा कि इस ओ को हम कह देंगे क्या, बताओ जी। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देखो ऐसा एडेटिव आइडेंटिटी, क्लियर है, आइडेंटिटी होगा यहाँ पे, आइडेंटिटी, ओके। हाँ, तो अब क्या कहता है कि ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर क्या हो गया जी, ओ। तो इसमें भी एक नया नाम क्या आ गया कि इस माइनस ए को ना हम एडेटिव इनवर्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, एडेटिव इनवर्स कहते हैं, ओके। एडेटिव इनवर्स कहते हैं इसको हम, क्लियर है। जब ए प्लस ओ और ओ प्लस ए बराबर ए आ जाए तो उस समय ओ को हम क्या कहेंगे, एडेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और जब ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए बराबर ओ हो जाएगा तो उस समय माइनस ए को हम क्या कहने वाले हैं, तो एडेटिव इनवर्स कहने वाले हैं। क्लियर है। चलो जी, तो प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी की कहानी यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब चढ़ेंगे 5वां नंबर, ठीक। चलो, तो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स रहेगा, 3 मैट्रिक्स रहेगा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे क्या कहता है जी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला बात तो ये है कि सर हम वो कौन से मैट्रिक्स होगा ना जिसको कि हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो एक कहानी सुनाते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। ऐसा हुआ कि आप जंगल जा रहे हो, तो जंगल जाने के क्रम में आपको एक सियार मिल गया, है कि नहीं। वो सियार मिल गया तो देखे तो डर गए, ठीक है, तो सियार को भगा दिए। तो उसके बाद फिर घर आए हम, ओके। तो यहाँ पर जो एक चीज़ हम बोले सियार, ठीक है, तो सियार में सी आर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो पहला कॉलम, पहला मैट्रिक्स का सी कहने का मतलब कि कॉलम की संख्या देखना है, और दूसरा मैट्रिक्स का आर यानी कि रो क्या तो संख्या देखना है। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला बात यही होगा कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या बोला कि ए इंटू बी इज पॉसिबल वेन, कि ए इंटू बी कब पॉसिबल है, कब संभव है। तो कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी ए में कॉलम की जो संख्या रहेगी वो नंबर ऑफ रो इन बी, यानी कि बी में जो रो की संख्या रहेगा वो दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ए इंटू बी पॉसिबल है। तो कहोगे सर कि बी इंटू ए कब पॉसिबल होगा तब, तो हम वही बात बोलेंगे कि बी में कॉलम की संख्या और ए में आर की संख्या, सी आर है ना, सी आर देखना है अपने को।
तो अगर बी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या दोनों अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि बी इंटू ए जो है वो पॉसिबल है। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे देखो, अब एक चीज और यहाँ पे पहले सीख लेंगे हम। कहता क्या है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, कि a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है भाई साहब, तो m बाई n। कहने का मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ होगा जिसमें रो की संख्या m हुआ होगा एंड कॉलम की संख्या n हुआ होगा। ठीक है। और b एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ है जिसमें रो की संख्या n हुआ होगा एंड कॉलम की संख्या p हुआ होगा। ठीक है। तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहला बात तो वही होगा कि भाई a इंटू बी कर रहे हो ना, तो a के क्या कॉलम की संख्या और b के रो की संख्या। तो बताओ a के कॉलम की संख्या कितना n और b के रो की संख्या कितना n, तो ये दोनों क्या है जी, बराबर है कि नहीं। ठीक है, बराबर है। जब बराबर रहेगा तो इन दोनों को हटा देना, तब बचा क्या यहाँ पर m और p, यानी कि गुना करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m बाई p हो जाएगा। m बाई क्या हो जाएगा जी, p, यानी कि जो सेम रहेगा ना उसको हटा देंगे वहां पर और जो बच जाएगा वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो क्लियर है। तो ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा जी, तो m बाई पी हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शुरू। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने में देखो क्या चीज लिए हैं, यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिए हैं a और b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला बात वही CR है ना, CR। तो पहले वाले की कॉलम की संख्या कहोगे सर 1 2, दूसरे वाले की रो की संख्या 1 2, सर इक्वल है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना भाई पॉसिबल है। कहने का मतलब देखो, इसका अगर ऑर्डर लिखे हम तो 2 बाई 2 हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 2 बाई 2। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो आगे देखते हैं हम कि हम करना जब चाहेंगे कि a इंटू बी, तो पहला बात क्या कि a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा सर, तो ये पहले ही पता कर लेंगे हम कैसे। हम अभी ना बता रहे थे उसमें क्या कि ये अगर m बाई n हो और ये अगर n बाई p हो तो a इंटू बी का क्या हो जाएगा, m बाई p। यहाँ पर n दोनों सेम घट जाएगा, तो यहाँ पर दो सेम है ना, तो दो को क्या करो हटा दो, तो बचेगा क्या 2 बाई 2, यानी कि a इंटू बी का जो मैट्रिक्स होगा वो 2 बाई 2 का होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हम पहले से ही पता कर लिए कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा। ओके, इसको रखते हैं। a इंटू बी क्या हो जाएगा जी, 2 बाई 2 का। क्लियर है, 2 बाई 2 का हो जाएगा, पहले से ही पता कर लिए। तो ये बताओ कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर पता कर लिए हैं, तो पता कर लिए ऑर्डर, तो इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट कितना होगा उसका संख्या भी पता कर लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया जी, 2 बाई 2 का। तो इसमें जो एलिमेंट है वो कितना रहेगा, तो कहोगे सर 4 है ना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्थान कैसा कैसा होगा, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ। क्लियर है। 2 बाई 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा। कहोगे राइट सर। हम कहेंगे कि यहाँ पर ना बच्चा एक ऐसा एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का होगा। यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा एलिमेंट होगा जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का होगा। कहोगे सर यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। क्लियर है। तो देखो, इस एलिमेंट को निकालने के लिए यहाँ पर क्या है 1 1 है ना, तब पहला वाला का यहाँ पर क्या लेना है अपने को, पहला का ले लो यहाँ पर रो और दूसरे का ले लो कॉलम। देखो यहाँ पर जब भी एलिमेंट को हम लिखते हैं तो पहले वाला चीज क्या बताता है, रो की संख्या को, और दूसरा वाला क्या बताता है, कॉलम की संख्या को। तब पहला मैट्रिक्स से रो लेना है और दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम लेना है। अगर इस एलिमेंट को निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, पहला मैट्रिक्स यानी कि ए वाला मैट्रिक्स से पहला रो लेंगे और बी वाला से हम दूसरा कॉलम लेंगे। इसमें बताओ, एक बता रहा है रो की संख्या, ये बता रहा है कॉलम की संख्या, तो पहले वाला से हम दूसरा रो लेंगे और दूसरा वाला से हम पहला कॉलम लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको निकालो। इसको निकालने के लिए पहला मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, पहला रो लेंगे। तो पहला रो कौन है, देखो जी
तो कहोगे सर ये तो 2 हो गया और 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला कि पहला कॉलम लीजिए इस मैट्रिक्स से, तो इसमें लेंगे पहला वाला और उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। आप बीच में देंगे प्लस, ठीक है। देखो करना क्या है आपको, यहाँ से एलिमेंट को उठाना है। तब बताओ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, और इसको यहाँ से उठा करके ऐसे लाओ, तब -1 जो है वो 1 जो है किसके साथ में गुना हो जाएगा, 2 के साथ में, और -2 3 के साथ में गुना हो जाएगा। फिर एक रो का काम हो गया, फिर यहाँ से उठाएंगे और फिर दूसरा रो में करवाएंगे, फिर दूसरे दोनों का हो गया काम। तो अब यहाँ पे सेकंड कॉलम को उठाएंगे, फिर यहाँ पर लेके जाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे समझेंगे, अब इसको लिखते हैं इसको। तो कहता है कि दूसरा रो लीजिए सर, अब पहला कॉलम लीजिए, तो दूसरा रो कौन है इसका बताओ जरा। तो कहोगे सर ये 4 है और 5 है। कहेंगे इसका पहला कॉलम क्या है बाबू, तो कहोगे सर 1 है और -2 है। कहेंगे गुना करवा दो, गुना करवा के बीच में क्या कर दो जी, जोड़ दो, एडिशन लगा दो। अब इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम में आते हैं, तो दूसरा कॉलम यहाँ देखो क्या बोला कि पहला रो लीजिए और दूसरा कॉलम लीजिए। तो पहला रो कितना लेना है, यहाँ पर देखो तो 2 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर दूसरा कॉलम लीजिए तो कितना, 0 और 3 हो जाएगा, तो इंटू 0 और यहाँ पर 3 बीच में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ले लो सेकेंड रो, यहाँ पर सेकेंड रो को जो हो जाएगा जी, तो 4 और 5, और यहाँ पर सेकंड क्या बोला, कॉलम, तो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा जी, तो 0 और 3, फिर गुना करवा के जोड़ दोगे, यही a इंटू बी मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसमें आप इधर चल रहे हो तो इसमें आपको इधर चलना पड़ेगा, ओके। जैसे कि देखो यहाँ पर 2 लिए, शुरुआत करो यहाँ से, तो 2 1 के साथ में जाएगा, 3 -2 के साथ में जाएगा, इसका काम खत्म एक बार। इसके बाद इसी में आते हैं, तो 1 जो है 4 के साथ में जाएगा, -2 5 के साथ में जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसका 0 कहाँ जाएगा, 2 के साथ में, 3 कहाँ जाएगा, 3 के साथ में, और उसके बाद 0 कहाँ जाएगा, 4 के साथ में, और 3 कहाँ जाएगा, 5 के साथ में। इस प्रकार से करना है। और यहाँ से समझेंगे तो काफ़ी बढ़िया है भाई कि पहला रो लो, पहला कॉलम लो, पहला रो लो, दूसरा कॉलम लो, दूसरा रो लो, दूसरा कॉलम लो, बस खत्म हो जाता है। और जब भी लेना है तो पहला वाला में क्या करेंगे, पहले को हम लेंगे रो और दूसरा कर लेंगे कॉलम, काम कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, मैट्रिक्स। यानी कितना, -6 हुआ ना, -6 और 2 -6 यानी कि -4, -10 यानी 4 -10 -6, यहाँ पे कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 15, देखो जी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बस यहाँ से क्या करना है ना, आपको बारी बारी सेकंड वाले मैट्रिक्स है ना, बारी बारी कॉलम लेना है। पहला कॉलम लेना है, बस गुना करवा दो जी, फिर दूसरा कॉलम लेना है, गुना करवा दो जी, बस। तो पहला कॉलम उठाएंगे तो पहला कॉलम लिखेंगे, दूसरा कॉलम उठाएंगे तो दूसरा कॉलम लिखेंगे, ठीक है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो मैट्रिक्स का मेन चीज है, ओके। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, 1-2 बार इसको वीडियो को ना पीछे करके देखना जरूर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसका। देखो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी खत्म हो चुका है। इसके पहले 4 पॉइंट खत्म हो चुके हैं, है ना। तो 5वां ये भी खत्म हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि मैट्रिक्स रहेगा, है ना, और उसका ट्रांसपोज करने कहेगा। तो हम कैसे कहेंगे ट्रांसपोज, देखो तो ट्रांसपोज करने का नियम क्या होता है कि यदि यानी कि इफ A इज इक्वल टू Aij इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, कि मतलब कि A कोई जो मैट्रिक्स है जो कि m/n का है। देखो यहाँ पर साथ में एग्जांपल मिलेंगे कि A कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, देखो तो यहाँ पे क्या बोला है कि A जो मैट्रिक्स है ना वो कितना ऑर्डर का है जी, तो बोलोगे सर m/n का है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो तो कितना ऑर्डर का है, तो ऑर्डर बताया ना आपको कि भाई 1 2 3 पहले रो गिनो, उसके बाद कॉलम गिन लो। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है जी 3, कॉलम कितना है जी 2,
यानी 3/2 का हो गया। यहाँ पर m/n का था, यहाँ पर 3/2 का हो गया है। ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, कि जब मैट्रिक्स ए रहेगा तो उसका ट्रांसपोज को हम कैसे लिखेंगे, तो a पर पावर t से या फिर a डैश से लिखेंगे। क्लियर है? तो यानी कि a ऐसा लिखा हुआ है, तो इसी का अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, at लिखेंगे या फिर a डैश लिखेंगे। अच्छा, तो इसको तो हम इस रूप से डिनोट करेंगे, लेकिन वो आंसर क्या निकलेगा जो हम चाह रहे हैं निकालना, तो हम ऐसा कहेंगे कि एंड ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, आई जे, अब जो एलिमेंट हो जाएगा वो जे आई हो जाएगा, एंड ऑर्डर जो m/n था वो ऑर्डर अब n/m हो जाएगा। सुनो, कहने का मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट यानी कि i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2 हुआ होगा, तो इस मैट्रिक्स में वो क्या हो जाएगा, 2 1 के स्थान पे होगा। यानी कि जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में पहला रो दूसरा कॉलम में होगा, वही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में यानी कि ट्रांसपोज में दूसरा रो और पहला कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जब ए ट्रांसपोज हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका ऑर्डर m/n था तो ट्रांसपोज का n/m हो गया। तो बताओ इसका भी 3/2 है तो अब 2/3 हो जाएगा। और जो एलिमेंट यहाँ बताया था ना कि देखो कि a12 में है तो वो 21 में हो जाएगा। तो यहाँ बताओ जी कि ये एलिमेंट a11 का एलिमेंट है, तो इसमें भी जब पलटेंगे हम तो a11 ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 2। देखो सीधा सा बात है ना कि आप क्या करो कि रो को ना कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में कर दो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, बस ट्रांसपोज हो गया। तो पहला रो इसमें कौन है, 2 3, तो इसका पहला कॉलम बना दो 2 3 को। दूसरा रो यहाँ पर कौन है जी, दूसरा रो कौन है, तो कहोगे सर 4 5, तो यहाँ पर दूसरा कॉलम बना देंगे हम क्या, 4 5। कहोगे कि तीसरा रो यहाँ पे क्या है, 6 7, तो यहाँ पर तीसरा कॉलम क्या बना देंगे, 6 7, बस हो गया ट्रांसपोज, है ना। यानी कि जो रो में एलिमेंट था अब उसे क्या कर दीजिए आप, कॉलम में कर दीजिए, बस ट्रांसपोज हो गया। ओके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर ए लिखा हुआ है ऐसा 1 1 2 3, है ना। अगर हम आपसे ये पूछे कि बच्चा लोग ए ट्रांसपोज बताओ जी, तो कहोगे सर ऐसा है ना कि ये फर्स्ट रो में, सर कहाँ है, फर्स्ट रो में, सर इसको फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए ना, तो 1 2 3, बस सर ये हो गया ट्रांसपोज, है ना। ए से क्या बन गया, ये ए ट्रांसपोज, यानी कि रो क्या कर दो जी, कॉलम में कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अब साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है भाई साहब, कि अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज करना हो, यहाँ पे कहोगे सर k क्या है, तो k कोई स्केलर है, कांस्टेंट है। तो अगर k इंटू ए का ट्रांसपोज करने बोलते हो तो पहले तुम क्या करोगे, k को बाहर निकाल दो और उसके बाद a का ट्रांसपोज कर दो, ऐसा काम हो सकता है। ठीक है, चलो अब ये कहता है कि अगर a प्लस b का ट्रांसपोज करना हो तो आप ऐसा करो ना कि पहले a का ट्रांसपोज कर दो, फिर b का ट्रांसपोज कर दो और उन दोनों को ऐड कर दो। मतलब कि दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करो या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात बराबर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज किए, है ना, तो रो वाला जो एलिमेंट है वो कॉलम में चला गया और कॉलम वाला रो में चला गया, और उसको फिर से हम ट्रांसपोज कर दिए तब फिर से तो रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में हो गया, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, वो पुनः सेम मिल जाएगा। यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, ए। अब देखो ये प्लस वाला हो गया तब माइनस वाला तो उसी प्रकार से चलेगा कि ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज, अब माइनस में क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज। तो प्लस वाला में तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर था वही यहाँ पर ऑर्डर हो गया।
बट मल्टीप्लिकेशन में ये बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कहता है कि अगर a इंटू बी का आप ट्रांसपोज करवाते हो ना, तो आप उल्टा चलो, b का ट्रांसपोज कर लो और उसके बाद a का ट्रांसपोज करो। क्लियर है? तो जैसे दो गो वाला में मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया, तो उसी तरह से 3 गो यहाँ पर भी रहेगा ना, तो उसमें भी ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, चेंज होगा। यानी कि c का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। क्लियर है? चलो अब हम लोग बढ़ेंगे अस्क्यू एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर। चलो साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखो जैसे कि साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको देखना है तो सबसे पहले ना आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि भाई साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक जब भी होता है तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। क्लियर? अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यानी कि 2x2 का होगा या फिर 3x3 का होगा या फिर 4x4 का होगा। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि 3x3 का एक कोई मैट्रिक्स है जो ऐसा हो, देखो 1 हो, -2 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 0 एंड यहाँ पर लेते हैं जी 4, यहाँ पर लेंगे हम -3 एंड यहाँ पर -4 एंड 2। देखो तो ए कोई मैट्रिक्स है। अगर हम आपसे बोले कि बच्चा लोग आप ये बता दो हमें कि ये जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना वो क्या साइमेट्रिक है या फिर अस्क्यू साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है या फिर अस्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, एक हम और लेंगे, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं साथ में। देखो ऐसा कुछ 1 0 2 और 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स लिखे हैं ए और बी। अब आपको ये बताना है कि इसमें ए में और बी में कि कौन है इसमें साइमेट्रिक और कौन है अस्क्यू साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक बताने से पहले हम आपको एक ये बता देते हैं कि देखो साइमेट्रिक आप उसको बोलना जिसको कि आप ट्रांसपोज करो और फिर से आप वही सेम चलाए। मतलब कि कोई मैट्रिक्स है और उसको हमें चेक करना है तो हम ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, अब ट्रांसपोज किए अब फिर से हमको सेम वही मिल गया तो हम बोलेंगे कि ए जो है ना वो साइमेट्रिक हो गया। अच्छा तो कहोगे सर अस्क्यू साइमेट्रिक सर, तो ए ट्रांसपोज किए अब -a आ गया है ना, ए ट्रांसपोज किए और -a आ गया तो उसको हम बोलेंगे क्या, अस्क्यू साइमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर है? हो गया ना। चलो तो आगे देखते हैं हम। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं जी, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, बताया था ना कि ट्रांसपोज कैसे करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करो 1 -2 फर्स्ट रो को है ना, तो फर्स्ट रो को पहले कॉलम में डालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 0 4 -3 -4 2 ऐसा हो गया। चलो है ना, तो अभी क्या लग रहा है कि भाई सेम है, तो नहीं सर सेम तो नहीं है। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। तो मैट्रिक्स में होता क्या है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे, चाहे हम कोई चीज़ भी कोई भी कॉमन फैक्टर अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट से बाहर आएगा। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो वो सभी के सभी एलिमेंट से आएगा। तो सभी के सभी जब एलिमेंट से आएगा तो यहाँ पे बता दो जी क्या हो जाएगा जी, तब -1 यहाँ पे क्या हुआ -2, यहाँ पे क्या हुआ +3 और यहाँ पे सही नहीं है। तो साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को हम देखेंगे। तो साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो सबसे पहले हम साइमेट्रिक की बात करते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ना वैसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक के मैट्रिक्स कहेंगे, बट पहले तो स्क्वायर होना चाहिए भाई, है ना। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जिसको कि ट्रांसपोज करेंगे तो वो पुनः फिर से वही चलाएगा। ओके, कहने का मतलब क्या कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उसको ट्रांसपोज कीजिए फिर से अगर वही आ गया ना तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्या है जी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर ट्रांसपोज किए और फिर से क्या आ गया, सेम टू सेम वही आ गया, तो उसको हम बोल लेंगे साइमेट्रिक। कहोगे सर अगर ऐसा कुछ हो जाए तब कि ट्रांसपोज किए और -a आ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो देखो जब ट्रांसपोज किए पुनः सेम आ गया तो साइमेट्रिक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साइमेट्रिक है। और इसको क्या बोलेंगे जब माइनस आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अस्क्यू साइमेट्रिक है। कैसा है, अस्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिए, अब इसको हम ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या ए आता है या -a आता है, चलो करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज बताया ना कि पहला रो को उठाना और पहला कॉलम में कर देना, यानी 1 2 3 कर देना, सेकंड रो को उठाना सेकंड कॉलम में कर देना, फिर थर्ड को उठाना और थर्ड कॉलम में उसको कर देना, ठीक है। चलो तो बताओ क्या लगता है भाई, 1 1 2 2 3 3 2 2 0 0 4 4 3 3 4 4 2 2, मतलब दोनों तो भाई सेम आ गया, यानी कि जब हम ट्रांसपोज किए तो ये जो आया ये है क्या, ए। तो सर आप अभी ना बताए हैं कि जब ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाएगा तो ए को क्या कहिएगा, साइमेट्रिक, यानी कि इस मैट्रिक्स ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम साइमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है, इसे हम साइमेट्रिक बोल सकते हैं। कहने का अर्थ सीधा सीधा यही रहेगा कि ट्रांसपोज करो और फिर से वही चला आएगा तो साइमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसको हटाते हैं, फिर से हम ए क्या लेंगे, कोई मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स लेंगे और उसको हम ट्रांसपोज करवाएंगे, ठीक ना। ए कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिए जिसका पहला रो का एलिमेंट 0 -2 -3 है, सेकंड रो का एलिमेंट 2 0 -4 है और थर्ड रो का एलिमेंट 4 3 4 0 है, ओके। अब इसे हम ट्रांसपोज करेंगे, ओके। जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, जरा करो तो जी, 0 -2 -3 और 2 0 -4 और 3 4 0, ओके। तो अभी क्या लग रहा है, सेम सेम है, तो कहोगे सर नहीं। अच्छा इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो सारा एलिमेंट से माइनस आएगा, तो 0 से माइनस जाएगा तो 0 पर कोई प्रभाव तो पड़ने वाला है नहीं, तो वो क्या रह जाएगा जी 0। 2 से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 3 से बाहर निकालेंगे तो -3 और यहाँ से माइनस निकल गया तो 2, यहाँ पर 0 -4 और 3 4 0, देखो ऐसा होगा क्या। तो कहोगे सर ये तो कुछ जाना पसारा लग रहा है सर, तो कौन भाई, तो यहाँ पर देखो ए, क्या हो गया ए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ए ट्रांसपोज किए अब फिर से हमको क्या मिला जी, तो -a मिला, क्या मिला, -a मिला। जब -a मिलता है तो क्या बोलता है, अस्क्यू साइमेट्रिक, कि ट्रांसपोज करो अगर -a आपको मिल जाएगा तो क्या उसको बोलेंगे हम, अस्क्यू साइमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। देखो जरा प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि A + A ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A + A ट्रांसपोज जो होगा ना वो क्या हो जाएगा जी, साइमेट्रिक। तो कहोगे सर अगर इसको ट्रांसपोज किए तब फिर से यही आना चाहिए, तभी ना आप इसको ट्रांसपोज साइमेट्रिक बोल रहे हैं, तो ठीक है करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसको हम अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। चलो जी करो, तो A ट्रांसपोज प्लस में क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हुआ A ट्रांसपोज प्लस में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A। जब एडिशन होता है तो हम बताए थे ना कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि A + A ट्रांसपोज है ना, इसीलिए A + A ट्रांसपोज, इसको हम आगे लिखेंगे A प्लस में क्या, A ट्रांसपोज। तो देखो तो हुआ कि इसका हम जब हम ट्रांसपोज किए तो फिर से हमें क्या मिल गया, सेम मिल गया, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक, ठीक है। यानी कि A + A ट्रांसपोज अगर आपको दिखेगा तो उसे आप क्या कहिएगा कि साइमेट्रिक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी में क्या कहता है, देखो कि A - A ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जब A - A ट्रांसपोज को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आना चाहिए, करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, A ट्रांसपोज
माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस क्या ए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये चल जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये तो भाई सेम ना आ गया। फिर से देखो कि जब इसको हम ट्रांसपोज किए अब फिर से भाई क्या आ गया, वही सेम टू सेम आ गया, बट आगे क्या लग गया, माइनस। तो स्क्यू साइमेट्रिक में ही ना कहता है जी कि आप ट्रांसपोज करो अब माइनस ए आ जाएगा, तो आप इसको क्या बोलना, स्क्यू साइमेट्रिक बोलना। इसका मतलब अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक बोल सकते हैं। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आगे क्या बोला है वो चीज़ देखो। तो ये प्रॉपर्टी क्या है लास्ट वाला कि ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि अगर ये दोनों साइमेट्रिक होता है तो दोनों को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेम टू सेम आना चाहिए। करके देखते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आपको पता ना कि मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर है ना वो पीछे से होता है, यानी कि पीछे से कौन है, ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा जी, ए ट्रांसपोज और यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखो तो सेम टू सेम नहीं आ गया क्या, तो हम कहेंगे ना कि इसको जब ट्रांसपोज किए सर अब फिर से यही आ गया, यानी कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से इसको आप करके देखो कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से हमको यही मिल जाएगा, देखना। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इंटू क्या हो जाएगा जी, ए ट्रांसपोज। देखो तो इसका ट्रांसपोज किए और फिर से क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक खत्म होता है। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ बचा हुआ है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सवाल आते हैं, है ना। हमेशा पूछा गया कि सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास नंबर 5 है तो हम कहेंगे कि बाबू आप ऐसा करो ना कि 5 को इवन नंबर एंड ऑड नंबर के मथी एडिशन में लिखो। तो कहोगे सर काफ़ी आसान है सर, 2 + 3 करेंगे तो देखिए 5 को ही लिखे हम 2 + 3 कर करके, जिसमें कि ये हुआ इवन नंबर एंड ये हुआ ऑड नंबर। ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि देखो ये तो बात पुराना हो गया, अब तुम ऐसा करो ना कि ए कोई मैट्रिक्स देते हैं और तुम इसको ना 2 भाग में लिख करके लिखो, जिसमें कि एक में हमें साइमेट्रिक होना चाहिए, है ना, साइमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरा में ना स्क्यू साइमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में स्क्यू साइमेट्रिक होना चाहिए। तो ओके सर हम करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, ऐसा कर रहे हैं कि सर ए को ना ऐसा करते हैं, देखो भाई कि ये जो क्या है जी साइमेट्रिक है एंड ये चीज़ क्या है जी, तो कहोगे स्क्यू साइमेट्रिक है। इसी दोनों को लिखते हैं ना यहाँ पे, तो देखो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसमें लगा देंगे हाफ और इसमें लगा देंगे हाफ। क्लियर। अच्छा तो हम यहाँ पे देखो जब ऐड कर रहे थे कितना आ रहा था 5, अब इसको भी ऐड करेंगे तो भाई ए आना चाहिए ना। तो देखो जैसे 1/2 से गुना करोगे यहाँ पर भी तो ए ट्रांसपोज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ ए और हाफ ए मिलके क्या बन जाएगा, फुल ए। मतलब इसी को हम ऐसे रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक ना, इसी को आगे ऐसा रूप में हम कन्वर्ट कर दिए जिससे कि इसको हम बोलेंगे साइमेट्रिक और इसको बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। तो प्लस वाला साइमेट्रिक और माइनस वाला स्क्यू साइमेट्रिक। तो इसको आप ध्यान रखना क्योंकि इससे पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो तो ये तो खत्म हो गया। एंड अब लास्ट यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखो जी, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे उसको हम। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, देखो तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, है ना, क्या रहने वाला है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके चलो जी, तो ये देखो ऐसा कुछ है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसका एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये ना, अभी सभी एलिमेंट को आप ऐड कर दो। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि बच्चा लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बताओ, ट्रेस ऑफ ए बता दो सर, ट्रेस ऑफ ए। तो क्या करोगे कि ए का डायगोनल एलिमेंट लोगे
1 5 9 और सबको ऐड कर दोगे यानी कितना हो जाएगा 14 प्लस में 1 यानी कि 15। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को सम कर देना, वही अपना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आज जो है पूरा आपका मैट्रिक्स का एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिक्स में इससे ज़्यादा टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए, एंजॉय कीजिए इसको बढ़िया से एकदम, है ना। पढ़ाई जो होता है ना बाबू, पढ़ाई जो होता है वो इंजॉय का चीज़ है। अगर आप इसमें लगेगा ना आपको कि हम ये काम कर रहे हैं तो आपको मन नहीं लगेगा। अगर आप इसको इंजॉय कीजिएगा पढ़ाई को तो काफ़ी मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो पढ़ाई में मन लगाइए, अब बोर्ड को एग्जाम को तो बहुत अच्छा से दीजिएगा, ठीक है। चलो रही।